Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum Jawano and Javaniyo, welcome back. Today we are going to understand resonance condition in RLC series circuit. अब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसी तरह से रेजिस्टर एंड इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया था और हमने एसी सोर्स अप्लाई किया, राइट। और हमने ये कहा कि हमारे पास तीन तरह की कंडीशंस, तीन तरह की सिचुएशंस आ सकते हैं। नंबर वन कि या तो XL की वैल्यू XC से ज्यादा हो, राइट, XL ग्रेटर देन XC। सो जब XL XC से ज्यादा होगा सो आप देखोगे कि द सर्किट विल बी मोर इंडक्टिव रादर देन कैपेसिटिव, ठीक हुआ। और उसके लिए जो रिजल्ट्स आए थे तो हमारे पास ये थे, राइट। मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर लेता हूं। तो ये एक तरह से पिछले लेक्चर का एक तरह से समरी है कि इफ XL इज ग्रेटर देन XC, सो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VL, राइट, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान दैट विल बी VC, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान दैट इज VR, ठीक है जी। सो द सर्किट विल बी मोर इंडक्टिव रादर देन कैपेसिटिव। सो इसका मतलब यह है कि ज्यादातर इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा तो वोल्टेज को लीड कराने में बजिद होगा ये, ठीक है जी, राइट। सो VL विल बी ग्रेटर देन VC। जो फेजर डायग्राम हमारे पास बना था वो कुछ इस तरह से बना था। जब इस पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया सो वी गेट दिस रिजल्ट, द वोल्टेज इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म इज इंपेडेंस, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने फेज एंगल के लिए मालूम किया। सो आपके पास जो फेज डिफरेंस आ रहा है, ये जो एंगल है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू दिस, और इसका जो रेंज होगा वो हमारे पास कुछ ऐसे होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। बिकॉज प्योरली इंडक्टिव तो नहीं है ना, ज्यादा इंडक्टिव है जरूर लेकिन प्योरली इंडक्टिव नहीं है बिकॉज रेजिस्टर भी साथ में कनेक्टेड है, ठीक है जी सर। सो इट विल बी लाइक दिस। अच्छा जी, सो V लीड्स I बिकॉज द सर्किट इज मोर इंडक्टिव and V leads I by how much? By this angle, by the इस एंगल का रेंज कुछ इस तरह से होगा। सिमिलरली अब अगर आपके पास सिचुएशन इसके उल्टे हो जाए कि आपके पास क्या है, जो कैपेसिटर है वो चार्ज के फ्लो को ज्यादा अपोज करे एज कंपेयर टू इंडक्टर। इसका मतलब यह है कि XC इज ग्रेटर देन XL। सो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन, एंड द सर्किट विल बिहेव जस्ट लाइक RC सर्किट, ठीक है जी। सो द फेजर डायग्राम इज गोइंग टू बी लाइक दिस इज द टोटल वोल्टेज, दिस वन, ठीक है जी। और जब इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो सिंपल उसी तरह के रिजल्ट्स आए। तो क्या हुआ, XL और XC ने अपनी जगह बदल ली। इफ यू कैन सी इट क्लोजली तो XL माइनस XC का स्क्वायर, वहां पर क्या है XC माइनस XL का स्क्वायर, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको, ठीक है जी, राइट। सो Z इंपेडेंस अगेन XL माइनस XC, वहां पर क्या हो गया जी XC माइनस XL। फिर यहां पर अगर आप देखो सो phi इज एक्चुअली इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R, वहां पर क्या हो जाएगा XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। और यहां पर V लीड करता था, यहां पर V लैग बिहाइंड हो जाएगा, मतलब I लीड करेगा, I लीड्स V बाय एन एंगल दिस, ठीक है जी, या फिर V लैग्स बिहाइंड I, क्यों, बिकॉज द सर्किट इज मोर कैपेसिटिव एक्चुअली। तो ये एक तरह से लास्ट लेक्चर की समरी होगी जो कि रेजोनेंस वाली चीज को समझने के लिए थोड़ा सा क्लियर था, थोड़ा सा आई शुड से इंपॉर्टेंट था। अब यहां पर दो केसेस हमने कर लिए, ठीक है जी। व्हाट अबाउट द थर्ड सिचुएशन? द थर्ड सिचुएशन इज कि इफ XL becomes exactly equal to XC, मतलब यह है कि L मतलब इंडक्टर जो है वो जितना चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है, कैपेसिटर भी चार्जेस के फ्लो को उतना ही अपोज करे। तो इसका मतलब यह है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। देखो बिकॉज हमने ये सिचुएशन पढ़ ली, जब ये इससे ज्यादा था तो ये रिजल्ट्स आए, अब जब ये इससे ज्यादा था तो ये रिजल्ट्स आए। अब अगर दोनों बराबर होंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे, दैट विल बी एक्चुअली द रेजोनेंस कंडीशन। और अब हम समझेंगे इस वाले को। नाउ बिफोर गोइंग इनटू द रेजोनेंस कंडीशन, XL और XC दोनों को हम ज्यादा या कम कैसे कर सकते हैं? अगर हम दोनों की इक्वेशन देख लें, सही जी,
राइट। यहां पर अगर मैं क्वेश्चन लिख लूं, हाउ कैन वी चेंज both XL and XC? Now this is the question, right? So देखते हैं, दोनों की इक्वेशंस लिख लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जिसको चेंज करने से दोनों ही इफेक्ट होते हैं। सो लेट अस सी, अगर मैं XL की इक्वेशन लिख लूं, सो XL हैपेंस टू बी इक्वल टू 2 पाई FL, राइट। और अगर मैं XC का इक्वेशन लिख लूं, सो XC हैपेंस टू बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई FC, राइट। तो अगर आप देख लो तो XL की वैल्यू को या तो मैं इफेक्ट कर सकता हूं बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी और बाय चेंजिंग द लेवल ऑफ द इंडक्शन म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है जी। सिमिलरली कैपेसिटर की जो अपोजिशन है, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको मैं चेंज कर सकता हूं या इफेक्ट करवा सकता हूं आइदर बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, राइट, जो सोर्स फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है, और बाय चेंजिंग द चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी, मतलब कैपेसिटेंस। तो दोनों में जो कॉमन चीज है वो क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स जो है उसको चेंज करने से, कम ज्यादा करने से दोनों ही इफेक्ट होंगे। और कैसे इफेक्ट होंगे? XL जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट होगा बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, जबकि XC जो है वो इनवर्सली इफेक्ट होगा, लेकिन इफेक्ट जरूर होंगे दोनों के दोनों। सो अब हम इसी तरह से क्या करेंगे कि XL और XC की वैल्यूज को हम, ये तीनों के तीनों जो कंडीशंस है कि देखें, या तो मैं XL को XC से बढ़ा सकता हूं, या XC को XL के मुकाबले में बढ़ा सकता हूं, या दोनों को बराबर भी कर सकता हूं। बाय डूइंग व्हाट? बाय ओनली चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। सी जी, हमारे पास ऐसे टूल्स है फ्रीक्वेंसी जनरेटर, जो कि क्या करते हैं, सोर्स की फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दैट इज द थिंग through which we can achieve this condition, right, this condition and this condition as well. And what is the thing that we can do? Or the only thing that we can do over here is to achieve all these three conditions, is to change the frequency of the source, ठीक है जी, राइट। तीनों की तीनों कंडीशंस को हम अचीव कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करूं, ज्यादा करता जाऊं, तो जब आप सोर्स की फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करोगे तो XL ने बढ़ना है, और सोर्स की फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करने से XC क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब है कि द सर्किट विल बी मोर इंडक्टिव एंड लेस कैपेसिटिव। सो ये कंडीशंस आएंगी, राइट। अब अगर मैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी को कम करना शुरू करूं, तो जब आप सोर्स की फ्रीक्वेंसी को कम करते हो तो XL क्या होगा आपके पास? सही जी, वो भी कम होगा, बिकॉज डायरेक्टली रिलेशन है। और वहां पर सोर्स की फ्रीक्वेंसी को कम करने से XC क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह कि ये कंडीशन अचीव हो जाएगी, राइट। और अब अगर मैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी को ऐसे अचीव कर लूं कि दोनों बराबर आ जाए, दैट विल बी रेजोनेंस, ठीक है जी। एनीहाउ, ये मैंने थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, मैं यहां पर डिटेल से डिस्कस कर लेता हूं। सो लेट मी वाइप दिस थिंग ऑफ, काइंडली इसको नोट कर लें। ये आपके एक तरह से समरी है लास्ट लेक्चर की, राइट। सो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप, और मैंने वैसे भी पिछले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में समरी का लिंक दे रखा है। सो ओके, सो अब सिचुएशन ये है, मैं इसको थोड़ा सा यहां पर खुल के लिख देता हूं। XL, सही जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अगर फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी ह्यूज, राइट, तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन अचीव होगी, ठीक है जी, राइट। क्यों? बिकॉज XL फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली रिलेटेड है, बल्कि यहां पर मैं एक और पॉइंट, और XC जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। तो जब फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाओगे तो XL में बढ़ना है, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से XC कम होगा। इसका मतलब यह है कि XL will be greater than XC when the frequency is very high। जब आपने AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी को क्या रखा है? हाई रखा है। तो जब आपके पास सोर्स की फ्रीक्वेंसी हाई हो, when the frequency of the source is high, right, or when the value of the frequency of the source is greater, then the circuit behaves more inductive rather than
कैपेसिटिव, तो ये भी एक पॉइंट नोट कर लें, ठीक है जी। यहां पर मैं लिख देता हूं, नीचे मैं लिख देता हूं, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC source is greater, right, then XL becomes greater than XC, so VL becomes greater than VC, ठीक है जी, and the circuit is more what? Inductive, right? अच्छा, अब यहां पर अगर आप देख लें तो XL is directly proportional to frequency and XC is inversely proportional to the frequency. अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम करूं सोर्स की, तो आप देखोगे कि द सर्किट विल बी लेस इंडक्टिव, राइट, और जब फ्रीक्वेंसी को कम करूं तो मोर कैपेसिटिव। सो आपके पास क्या हो जाएगा कि एट लो फ्रीक्वेंसी, राइट, इसी जुमले को आप बदल दो, ठीक है जी, एट लो फ्रीक्वेंसी व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इज, राइट, ग्रेटर की बजाय आप क्या कर लो, स्मॉलर लिख दो। यहां पर इसको मैं ब्लैक से लिख लेता हूं, सॉरी, राइट, किधर गया भाई, ओके, ग्रेटर की बजाय क्या लिख दो, स्मॉलर लिख दो, राइट, और ये जो है आपके पास ये उलट दो लाइक दिस, और ये ऐसे कर दो, so the circuit behaves more what? कैपेसिटिव, ठीक हुआ जी, मतलब RC सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओके जवान, यार आपका बोलो शाबाश। ओके, ये आपके पास हो गया। अब व्हाट अबाउट द सिचुएशन इन बिटवीन? फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो XL ज्यादा, XC कम, मोर इंडक्टिव लेस कैपेसिटिव, राइट, ठीक हुआ। अब फ्रीक्वेंसी कम तो क्या होगा, ये शिफ्ट भी उल्टा होगा ना, जब फ्रीक्वेंसी कम तो सर्किट इज लेस इंडक्टिव मोर कैपेसिटिव, राइट, ओके। लेकिन व्हाट अबाउट द सिचुएशन इन बिटवीन, देखते जाए, जाहिर सी बात है जब आप इसको फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तो ये ऊपर बढ़ रहा है, ये नीचे आ रहा है, दिस पॉइंट, ये जो जहां पर आपके पास XL और XC दोनों बराबर आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों के बराबर आ जाने पे एक फ्रीक्वेंसी तो होगी ना, एक खास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दोनों बराबर आए हैं ना, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो कि सोर्स से हम अप्लाई करेंगे, राइट। सो दैट इज द इन बिटवीन सिचुएशन जब XL XC के बराबर होगा। सो लेट मी फाइंड दैट फ्रीक्वेंसी, सो लेट मी फाइंड that frequency and let me wipe this thing off. Now coming towards the situation when XL will be equal to XC, right? अच्छा, अब XL जो है वो हमारे पास बराबर है किस चीज के, 2 पाई FL के, और ये हमारे पास बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई F इंटू C। अब मुझे वो फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे XL और XC बराबर आ गए हैं। तो देखिए ऑलरेडी मैंने बराबर पुट किया है ना, तो मुझे बस अब ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां से आप निकाल ले, तो देखिए F को आप इधर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, F स्क्वायर, ठीक है जी, राइट। अच्छा जी, यहां आप क्या कर लो कि आप जरा सारा की सारी चीजों को इधर ले आओ, तो F स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, 2 पाई इंटू 2 पाई, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और L और C इधर आ जाएंगे, L इंटू C। देखिए F को मैं उधर ले जाता हूं तो F स्क्वायर, और 2 पाई L को मैं नीचे ले आता हूं तो 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई स्क्वायर, और L यहां पर C के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक हुआ, राइट। अब इस स्क्वायर को हटाएं तो आपके पास F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर आप स्क्वायर रूट ले लोगे, इस साइड पे भी आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, सो 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई LC, ठीक हुआ, राइट। अच्छा जी, अब यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा कि ये कैंसिल होके F इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, यहां पर आपके पास पाई का स्क्वायर था तो स्क्वायर कट के आपके पास सिर्फ L और C पे स्क्वायर रूट रह जाएगा, राइट, LC। दिस इज कॉल्ड व्हाट, the resonance
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी कि जिसके ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, XL और XC बराबर आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि इस कंडीशन को होल्ड करने के बाद आई है। ठीक है जी। देखिए जब मैंने XL को XC के बराबर लिया तब ये आया है, उसी से आया है। ठीक है जी। तो अगर मैं क्या लूं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, मैंने एक इंडक्टर यहां पर यूज किया हुआ है और वो इंडक्टर है मेरे पास, मैं कह देता हूं जैसे 3 हेनरी। ठीक है जी। और एक कैपेसिटर मैंने यूज किया है जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है, लेटर से मैं कह देता हूं 2 माइक्रो फैरेड। मैं खुद से वैल्यूज ले रहा हूं, आई डोंट नो, खुद से मैं वैल्यूज ले रहा हूं। तो ऑल यू हैव टू डू कि अगर आपको यह जानना है कि मैं यहां पर सोर्स की कौन सी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करूं कि सर्किट ना तो मोर इंडक्टिव रहे और ना सर्किट मोर कैपेसिटिव रहे, बल्कि बराबर आ जाए। ठीक है जी, राइट। तो आपके पास सिचुएशन क्या होगी, आपके पास सिचुएशन ये होगी कि ऑल यू हैव टू डू कि आपने यहां पर 3 हेनरी यहां पर पुट कर देना है। ठीक है जी, राइट। एफ रेजोनेंट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 into 3.14 अंडर द रूट 3 हेनरी, राइट। और आपके पास वहां पर 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मतलब 2 माइक्रोफैराड है ना, राइट। तो ये आपके पास, ये आपने पुट करना है, तो आपके पास एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, लेट अस से x हर्ट्ज, जितनी भी है, आई डोंट नो, मैंने खुद से वैल्यू ली हुई है, अच्छा, आई डोंट नो। अब ये जो भी वैल्यू आ गई x हर्ट्ज की, आप अपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी को इस पे सेट कर दो, ऑटोमेटिकली आपके पास ना तो सर्किट प्योरली कैपेसिटिव रहेगा, मतलब ना तो सर्किट मोर कैपेसिटिव रहेगा ना मोर इंडक्टिव रहेगा, बल्कि एट दिस पॉइंट सर्किट प्योरली बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को क्या कर जाते हैं, कैंसिल कर जाते हैं। ये दोनों कनेक्टेड है और सर्किट सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है, जिस तरह की ये दोनों उधर है ही नहीं। ये क्या चक्कर पड़ रहा है भाई, इसी बात को हम समझेंगे और बड़े डिटेल से समझेंगे। सो हैव सम पेशेंस माय फ्रेंड। ठीक है जी। सो ये आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। एंड बाय द वे यहां से मैं एक और इक्वेशन डिराइव करने लगा हूं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बी फॉर क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर पे मैं नेक्स्ट वीडियो जो करूंगा, तो इधर से मैं वो इक्वेशन यहां पर डिराइव कर देता हूं, वो शायद उधर यूज हो जाए, डिपेंड करता है। यहां से मैं एक और चीज उसी तरह भी निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल ये अगर आप देख लो, इसी से इधर से अगर मैं आऊं, राइट, तो यहां से अगर आप देख लो तो 2πf उधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2πf, राइट, और ये 2πf उधर ले जाओ तो अगेन 2πf, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, और l को इधर ले आओ तो LC हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए मैंने सिर्फ 2πf को उधर में लेकर गया, तो 2πf किसके बराबर है, ओमेगा, ये भी ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय LC। इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय LC, और ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट LC। सही जी। ये इक्वेशन जो है, ये जब हम क्यू फैक्टर पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है जी, फॉर द रेजोनेंस, तो उधर हम जो है इसको समझेंगे। ठीक है जी। बिकॉज एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट ने मुझे इसकी रिक्वेस्ट की है कि काइंडली सर इसको आप समझा दें, दैट इज समद। सही जी। अब्दुल समद के लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह डेडिकेटेड होगी, तो ये इंशाल्लाह से उसके लिए है। ठीक है जी। सो ये पहले से आपको पता होना चाहिए, और किसी को हो ना हो, समद को ये क्लियर होना चाहिए कि ये इधर से ऐसे भी आ सकते हैं हम। ठीक है जी। 2πf को उधर करें तो 2πf into 2f, राइट, तो ये आपके पास उधर क्लियर होगा, राइट। 2πf into 2πf, तो ओमेगा into ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर द LC, या ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट LC। तो ये समझ को क्लियर होना चाहिए। सो अभी मैं आगे जा रहा हूं। ठीक है जी। सो ये आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम समझते हैं जी, थोड़ा सा आगे इसकी तरफ जाते हैं। ये आप लिख लो काइंडली, पर मैं इसको मिटाने लगा हूं। जवानों शाबाश, शाबाश बच्चे, पोर के शाबाश, शाबाश करना, ठीक है, ओके, शाबाश। सो अब आते हैं, देखते हैं कि जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, और वो मैंने क्या कहा, बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैंने कहा, वो ये कि सर्किट ऐसे बिहेव करता है जैसे कि ये दोनों कनेक्ट ही नहीं है। द सर्किट बिहेव्स प्योरली लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट एट रेजोनेंस, जब आपके पास XL और XC आपस में बराबर हो जाए, जब आप अपनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अप्लाई करोगे। सही जी। सो यहां पर मैं लिख देता हूं कि नाउ आफ्टर अप्लाइंग कौन सी फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द सोर्स, आफ्टर अप्लाइंग F resonant
या एफ रेजोनेंस फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द आई शुड से एसी सोर्स, फ्रॉम एन एसी सोर्स, सही जी, आई कि आपके पास जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, जो आप अप्लाई कर रहे हो यहां से, वो बराबर आपने करवा दी किस फ्रीक्वेंसी के, उस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ, राइट। और उस सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैं कैसे मालूम करता हूं, बस एल और सी की वैल्यू किसमें पुट कर देता हूं, एफ रेजोनेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर द रूट एल सी। बस एल और सी की वैल्यू यहां पर पुट करके जो भी वैल्यू मेरे पास आ गई, लेट अस से एक्स हर्ट्ज, ठीक है जी, तो मैं उसी के बराबर यहां पर सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या कर देता हूं, अप्लाई कर देता हूं। लेट मी सी कि अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जूम कर सकता हूं तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है जी, हाँ ठीक है जी। सो ऑल आई हैव टू डू के जो भी आपने इंडक्टर लिया है उसकी इंडक्टेंस की जो वैल्यू है और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो आप इस फार्मूले में पुट करो, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी किस चीज की, फ्रीक्वेंसी की। तो आप यहां पर एसी सोर्स से वही फ्रीक्वेंसी क्या कर लो, अप्लाई कर लो, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके पास ये कंडीशन अचीव हो जाएगी, XL will be equal to XC. So then what will happen? The result will be कि XL will be equal to XC. जब आप अपने अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दोगे, ठीक हुआ यहां पर। अच्छा, अब अगर आपके पास सिचुएशन हो तो आपके पास जो लास्ट टाइम जब आपके पास XL XC से बढ़ा गया था या XC XL से बढ़ा था, राइट, यहां पर कि when XL was greater than XC, तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि V was equal to I R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ऐसी सिचुएशन थी ना। अगर यहां से मैं करंट को कैलकुलेट करूं तो करंट को इधर छोड़ दो, इस पूरे स्टफ को इधर ले आओ, सो करंट will be equal to the voltage divided by R square plus XL minus XC का स्क्वायर, राइट, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देख लो, या फिर अगर मैं यही सिचुएशन कर दूं XC ग्रेटर देन, तो सिर्फ ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं ना, XL माइनस XC की बजाय XC माइनस XL हो जाता है। लेकिन एट दिस फ्रीक्वेंसी XL becomes equal to XC। So, जब XL और XC बराबर हो जाएंगे तो ये वाला जो टर्म आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज XL और XC तो बराबर हो गए। कैसे बराबर हो गए, बिकॉज आपने फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दी, ठीक हुआ जी। अच्छा, तो आपके पास करंट की क्या वैल्यू आ जाएगी, करंट इज सपोज टू बी इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाइड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर द स्क्वायर रूट, बिकॉज सिर्फ इंपेडेंस में बेचारा सिर्फ ये रह गया, तो ये कैंसिल होके I इज सपोज टू बी इक्वल टू V बाय R, और V इज इक्वल टू, थोड़ा जूम आउट करवा देता हूं, राइट, एंड V ओवर हियर विल बी इक्वल टू IR जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मतलब हुआ, यहां पर जो कि Z आना था वो प्योरली R बन गया है, बिकॉज अगर मैं इंपेडेंस का फार्मूला लिख लूं तो इंपेडेंस इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, या XC माइनस XL कर दें जब आपके पास XC ग्रेटर देन XL हो, दोनों ही सिचुएशन में आपके पास रिजल्ट वही आता है। तो XL इज इक्वल टू XC ना, सो ये टर्म क्या हुआ, जीरो, तो Z हैपेंस टू बी इक्वल टू द, राइट, एंड Z इज इक्वल टू व्हाट, R। सो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहां पर जब आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हो, राइट, सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने से आपके पास ये सर्किट के अंदर यहां से लेकर यहां तक वाला जो पोर्शन है ये ऐसे होता है जैसे कि ये यहां पर सिरे से है ही नहीं, कनेक्टेड है, लेकिन बिल्कुल दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को क्या कर जाते हैं, कैंसल आउट कर जाते हैं, और ऐसे लगता है जैसे कि पूरे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है, रेजिस्टर, एंड द करंट एट दिस पॉइंट विल फ्लो एट इट्स पीक वैल्यू। क्यों, बिकॉज अगर आप देख लो जब आप ये टर्म जीरो करवा देते हो तो डिनोमिनेटर का टर्म क्या हो गया है, कम, और करंट क्या चला जाएगा, पीक वैल्यू पे चला जाएगा, राइट। पहले जो ये टर्म्स हुआ करते थे
तो वो नीचे रेजिस्टर इंपेडेंस को बढ़ाते थे। अब सिर्फ और सिर्फ नीचे क्या रह गया है, आर। सो द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। क्यों? बिकॉज अब सर्किट के अंदर ये दोनों जो है, ये जो पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, ये बिल्कुल चार्ज के फ्लो को अपोज कर ही नहीं रहा। चार्ज के फ्लो को सिर्फ अपोज ये वाला कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो इंपेडेंस है जो सर्किट की वो रिड्यूस हो गई है टू ओनली रेजिस्टर। ठीक है जी। सो जाहिर सी बात है ओवरऑल अपोजिशन जब कम हो जाएगी तो सर्किट के अंदर करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो एट दिस पॉइंट जब आप क्या करते हो, जब आप अपनी एसी सोर्स से एक ऐसी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हो कि वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले से आती है, राइट। तो एट दिस पॉइंट द impedance reduces only to resistance, right? And the current at this point flows at its peak value. The current flows at its peak value. That is why it is called resonance condition. Resonance means that the circuit will resonate with higher amplitude. अब resonate का मतलब ये नहीं है when I say कि the circuit will resonate with higher amplitude का ये मतलब नहीं है कि वो सर्किट हिलने लग जाएगा। रेजोनेंस हर उस चीज को कहते हैं जहां पर आपके पास कोई चीज पीक वैल्यू अचीव कर ले, तो यहां पर वो करंट अपनी पीक वैल्यू अचीव कर जाता है। क्यों? बिकॉज एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं तो सर्किट सिर्फ रेजिस्टिव रह जाता है। तो जब एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं तो वो कैसे बराबर होते हैं, जब आप अपने अप्लाई फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दो। ठीक है जी, राइट। सो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द सोर्स, when a frequency from the source is equal to the resonance frequency of the RLC circuit, then the circuit's impedance reduces only to resistance and the current at this point is at its peak value. ठीक है जी। So that's all about the resonance in RLC circuit. ठीक है जी। अब हम दो चीजों को समझेंगे, एक तो हम रेजोनेंस कर्व ड्रॉ करेंगे, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। बिकॉज देखना फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से इन दोनों की आपस में रिलेशन बदलते हैं, और इन दोनों के आपस में रिलेशन बदलने से ऑटोमेटिकली ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ये बदलेगी, और जब ये बदलेगी तो करंट ने तो बदलना है। तो इसका मतलब है कि मैं करंट का फ्रीक्वेंसी जो अप्लाई मेरी फ्रीक्वेंसी है उसके साथ एक ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक हुआ जी। तो रेजोनेंस कर्व उसे हम कहेंगे, वो हम ड्रॉ करेंगे। और उससे पहले जो चीज मैं समझाना चाहता हूं यहां पर, ठीक है जी, बल्कि ऐसे करते हैं पहले रेजोनेंस कर्व करते हैं, उसके बाद मैं ये समझाता हूं कि यहां पर ऐसा क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल बिहेव ही नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि ये यहां पर है ही नहीं। ठीक है जी, राइट। सिर्फ सर्किट में रेजिस्टर लगा हुआ है बिकॉज Z बिकेम इक्वल टू व्हाट, R, राइट। सो सबसे पहले मैं रेजोनेंस कर्व ड्रॉ कर लेता हूं, तो काइंडली आप इसे लिख लें। ठीक है, देन आई एम गोइंग टू मूव अहेड। सो वीडियो को पॉज करके प्लीज लिख लें। आई बिलीव लिख लिया होगा। सो जवानों, अब मैं मूव कर रहा हूं द प्लॉट बिटवीन करंट एंड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, और उसके अंदर भी काफी एमसीक्यूज जन्म लेंगे, देखते जाए जरा गौर से। ओके, सो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, आई वर्सेस applied frequency. This is the graph. Okay, so let me plot I on the vertical axis. ठीक है जी, let me plot I on the vertical axis and let me plot frequency on the horizontal axis. Right? Because करंट का ज्यादा होना या कम होना डिपेंड करेगा हमारे एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर। फिर से मैं बता देता हूं, जब मैं अपनी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करता हूं तो एक्चुअली मैं XL और XC की वैल्यूज को क्या कर रहा हूं, छेड़ रहा हूं। और XL और XC की वैल्यू को छेड़ने का मतलब क्या है, अपोजिशन टू द करंट को छेड़ना, बिकॉज ये दोनों अपोजिशन है ना टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज को छेड़ने का क्या मतलब है कि आप करंट को छेड़ रहे हो ना। तो इसका मतलब है कि I और F का आपस में ग्राफ बनता है। तो ये आपके पास I हुआ और I डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और ये फ्रीक्वेंसी हुई। अब लेट अस से, मैं अपने आप से कह रहा हूं, खुद से, लेट अस से कि ये मेरे पास एक सर्किट है जिसमें मैंने L और C एक ऐसी वैल्यू पे कनेक्ट किए हुए हैं कि मेरे पास उसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ रही है, मैं खुद से कह रहा हूं, खुद से उल्टी पुल्टी से वैल्यूज ले रहा हूं। ठीक है जी, आपको सिर्फ समझाने के लिए। लेट अस से कि वो जो वैल्यूज मेरे पास आ रही है वो मेरे पास आ रहे हैं कि लेट मी से 5 हर्ट्ज, बल्कि चलिए 6 हर्ट्ज कर देता हूं, 6 हर्ट्ज।
सो इस सर्किट की राइट नाउ जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो 6 हर्ट्ज है। इसका मतलब ये है कि 6 हर्ट्ज पे दिस सर्किट विल बिहेव प्योरली लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट एंड द करंट विल बी एट इट्स पीक, जो अभी हमने समझा। ठीक है जी। सो अब आप देखते जाओ। सो लेट अस से आपके पास क्या हुआ 1 हर्ट्ज, ये आपके पास हुआ 2 हर्ट्ज, ये आपके पास हुआ 3 4 5, अच्छा ये तो बहुत लंबा चला गया, 6 7 8 9। चलिए ऐसे करते हैं कि इसको 5 कर लेते हैं, 5 ज्यादा अच्छा होगा बिकॉज 5 दरमियान में आएगा ना। सो इमेजिन करें कि इस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 5 है। आप भी कहोगे कि सर जी एक बात पे टिक जाओ यार, क्या कर रहे हो, क्या इस तरह कर रहे हो, राइट। सो देखते हैं। सो ये आपके पास क्या आ रहा है जी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ रेजोनेंस इज 5 हर्ट्ज। ठीक है जी। और ये आपके पास करंट है, ठीक हुआ। अच्छा अब जब मैं अपनी अप्लाई फ्रीक्वेंसी को 1 हर्ट्ज कर देता हूं तो मेरे पास करंट की लेटेस्ट से ये वैल्यू आ रही है, राइट। जब मैं 2 हर्ट्ज कर देता हूं तो मेरे पास लेटेस्ट से करंट की ये वैल्यू। जब मैं अपनी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं ना, इस तरह मैं बढ़ा रहा हूं, लेटेस्ट से 9 उसको मैं बढ़ा रहा हूं फ्रीक्वेंसी, तो मेरे पास जो है लेटेस्ट से ये वैल्यू आ गई। जब मैं 4 हर्ट्ज कर देता हूं तो मेरे पास लेटेस्ट से ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी। और जब मैं 5 हर्ट्ज कर देता हूं, ठीक है जी, तो मैं देखता क्या हूं कि सर्किट के अंदर जो करंट है वो अपनी पीक वैल्यू पे चला जाता है, I इज इक्वल टू आई नॉट, राइट। अब जब मैं 6 हर्ट्ज कर देता हूं तो उसके बाद फिर से कम हो जाता है लाइक दिस। फिर आपके पास 7 हर्ट्ज, फिर 8 हर्ट्ज, फिर 9 एंड इस तरह। तो आप जरा इन डॉट्स को मिलाएं, राइट। ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, सो यू विल गेट अ कर्व एंड दैट कर्व इज लाइक दिस। सॉरी, एक तो अच्छी भली चीज को मैं खराब कर देता हूं। दिस इज अ रेजोनेंस कर्व। ठीक है जी। सो जब आपने अपनी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को किस पे रखा, 5 पे, व्हेन योर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी became equal to 5 hertz, at that point the current went it to its peak value। तो उससे बियॉन्ड भी करंट कम हुआ और उस फ्रीक्वेंसी से, उस 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से इस साइड पे भी आपके पास क्या हुआ, करंट में कमी आई। ठीक हुआ जी। सो एट एफ, यहां पर मैं लिख देता हूं कि एट दिस पॉइंट, यहां पर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ये क्लियर आ जाए। हाँ ठीक है जी। सो एट दिस पॉइंट, एट दिस वेरी पॉइंट, चूंकि इस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, सो एट दिस पॉइंट, यहां पर मैं लिया जाता हूं 5 है ये, एट दिस पॉइंट एफ अप्लाइड बिकेम इक्वल टू एफ रेजोनेंट। ठीक है जी। एफ अप्लाइड बिकेम इक्वल टू एफ रेजोनेंट। सो आपके पास क्या हो जाएगा, XL विल बी इक्वल टू XC, सो Z विल बी इक्वल टू व्हाट, R, एंड I विल बी एट इट्स मैक्सिमम पीक वैल्यू, बट ओनली एट दिस पॉइंट। ओके। अच्छा अब इस पॉइंट से इस साइड पे जो फ्रीक्वेंसीज है वो क्या है, ठीक है जी, सॉरी, इस साइड पे, तो इस साइड पे जो आपकी एफ अप्लाइड थी, राइट, लेट से आपकी अप्लाइड 3 है, आपने जो अप्लाई किया हुआ है यहां से वो लेट से 3 हर्ट्ज है या 4 हर्ट्ज है या 4.5 है, मतलब 5 से लेस है, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आपने अपनी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम रखी है। तो क्या है कि यहां पर इस साइड पे जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज लेस देन द एफ रेजोनेंस। ठीक है जी, इस साइड पे मैं बात कर रहा हूं। सो जब लेस होगा, तो जब आपके पास फ्रीक्वेंसी कम होती है, देखिए आपने जो अप्लाई फ्रीक्वेंसी की वो क्या है, वो कम है। सो जब फ्रीक्वेंसी कम हो, सो सर्किट मोर इंडक्टिव होगा या मोर कैपेसिटिव होगा, द सर्किट विल बी मोर कैपेसिटिव। क्यों, बिकॉज जब फ्रीक्वेंसी कम होती है, राइट, यहां पर मैं लिख देता हूं कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बल्कि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इस साइड पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो कम है, सो XC विल बी ग्रेटर, और जब फ्रीक्वेंसी कम हो तो XL विल बी लेस। तो इसका मतलब ये है कि इस साइड पे आपके पास XL इज लेस देन XC। ठीक है जी। और जब XL लेस देन XC हो तो आपके पास Z की जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी R², राइट। इसको मैं थोड़ा सा दरमियान में कॉर्डन ऑफ कर देता हूं, राइट, और यहां पर मैं Z विल बी इक्वल टू R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, राइट। अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर याद हो, ठीक है जी, जब सर्किट ज्यादा कैपेसिटिव रादर देन इंडक्टिव, ठीक है जी, और आपके पास यहां पर सिचुएशन क्या हो जाएगी, अच्छा यहां पर फेज डिफरेंस क्या होगा,
जीरो, बिकॉज सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव ना, और जब रेजिस्टिव होता है तो करंट और वोल्टेज के फेजर्स इन फेज हो जाते हैं। ठीक हुआ जी। सो यहां पर ये हो जाएगा आपके पास, यहां पर सिचुएशन क्या हो जाएगी कि अगेन द 0 एंड लेस देन 90, और कौन लीड करेगा? आई लीड्स वी, बिकॉज सर्किट इज मोर कैपेसिटिव। अच्छा, अब इसके उस पॉइंट पे आप चले जाए, तो जब आप इस साइड पे आते हो तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा कर दिया है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करते हो, राइट, अब यहां पर आप देखो, लेट मी सी कि यहां पर से नजर भी आ रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल नजर आ रहा है। अब जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करोगे तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटिव रिएक्टेंस ने कम हो जाना है, और फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करने से इंडक्टिव रिएक्टेंस ने ज्यादा हो जाना है। सो द सर्किट विल बी मोर इंडक्टिव रादर देन कैपेसिटिव। ठीक है जी। सो व्हाट विल बी द सिचुएशन कि XL विल बी ग्रेटर देन XC, राइट, एंड Z विल बी इक्वल टू अगेन R स्क्वायर प्लस, बस सिर्फ XC और XL को क्या कर दो? रिवर्स कर दो। तो इट विल बी XL माइनस XC होल का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। एंड अगेन यहां पर क्या होगा कि आपके पास क्या हो जाएगा कि द एंगल विल बी ग्रेटर देन जीरो, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, एंड लेस देन 90। बट दिस टाइम कौन लीड करेगा? दिस टाइम वी लीड्स आई। ठीक है जी। ये एक तरह से कल की रिवीजन होगी, तो ये ग्राफ के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिए हैं। ठीक है जी, कि आपको पता हो कि फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है, बिकॉज इन दोनों की जो रिएक्टेंसेस है XL और XC, ये दोनों सोर्स से अप्लाई किए हुए फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। लेट मी से दिस वन मोर टाइम, लेट मी शाइन लाइट ऑन दिस, ताकि आपको पता चले कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो क्या है कि इन दोनों की रिएक्टेंसेस जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। कौन सी फ्रीक्वेंसी? जो कि आप सोर्स से अप्लाई करते हो, बिकॉज एसी सोर्स है ना, उसकी तो फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर आप एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो आप एक्चुअली सर्किट को ज्यादा इंडक्टिव कर रहे हो और लेस कैपेसिटिव बना रहे हो। ओके, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। और अगर आप सोर्स की फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हो, राइट, तो वो क्या रहा है कि आप सर्किट को मोर कैपेसिटिव बना रहे हो और लेस इंडक्टिव बना रहे हो। ठीक है जी, राइट। सो ये जो एनर्जी स्टोरिंग वाला पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों की जो अपोजिशन है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? सोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है जी, राइट। सो दिस इज द पॉइंट। और जब आपके पास सोर्स की फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे हो जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, व्हिच हैपेंस टू बी दिस इक्वेशन। सो इस इक्वेशन पे आपके पास होता क्या है कि जब आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो उस पे आपके पास जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है, और ऐसे लगता है जैसे कि ये दोनों यहां पर होकर भी नहीं है। इन दोनों का यहां पर एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल आउट कर जाते हैं। आप कैसे करते हैं वो अभी हम समझेंगे इंशाल्लाह से, राइट। सो ये आपके पास पूरी की पूरी डिटेल्ड सिचुएशन है। काइंडली इसको नोट कर लें, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, मसले हैं, सो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लिखना है एंड आई विल आंसर देम। ठीक है जी। सो इसको आप नोट कर लें, इस वीडियो को पॉज करके। तब तक मैं देख लेता हूं कि वीडियो की लेंथ कितनी है। ओहो, सो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है। सो अब हमने सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, समझना है कि जब आप अपनी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर कर देते हो तो ये तो आपस में बराबर हो गए, XL बिकम इक्वल टू XC। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि ये वाला पोर्शन बिल्कुल सिरे से अपना इफेक्ट जाहिर ही नहीं करता, बिकॉज इंपेडेंस हैज बीन रिड्यूस्ड टू R। अब इसको क्या करेंगे, फिजिकली समझेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है जी, थ्रू अ फेजर डायग्राम। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर जवानो, राइट। एंड इंशाल्लाह से सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और इस वाले को डिसाइड करेंगे कि हो क्या रहा है यहां पर। सो अस्सलाम वालेकुम।